तैयार हो जाइए बाजार में हफ्ते के आखिरी दिन के एक्शन के लिए, जहां दुनिया भर के बाजारों से है बेहद कमजोरी के संकेत और भारतीय बाजार भी बड़े सीमित दायरे में सुस्ती के साथ डायरेक्शन की तलाश में। क्या वो डायरेक्शन आज मिलेगा या इस कमजोरी को हम बचा पाएंगे और बचा जाएंगे, कर लेंगे जवाब। शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। वीकेंड का इंतजार है, पर उससे पहले आज का सेशन कैसा होगा इस पर कड़क नजर रहेगी। और अनिल जी, टीचर्स डे की सर आपको भी बधाई। जी बिजनेस के हेडमास्टर सर आप ही हैं और आपके ही नेतृत्व में हमने देखा है कि स्कूल बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो सबसे पहले तो टीचर्स डे की बधाई सर आपको। बिल्कुल, आपको भी दीप। और हम सब दो बड़े टीचर्स को, दो बड़े गुरुओं को नमन करना चाहते हैं इस खास मौके पर। पहली है ज़िंदगी, जो हर पल हर क्षण हमें कुछ ना कुछ सिखाती है, और दूसरा है हमारा मार्केट, जो हर रोज़ कुछ नए लेसन देता है। और वैसा ही लेसन आज भी मिला है, जहां हम लोग चीन के तनाव को लेकर चिंतित थे। आउट ऑफ सिलेबस अचानक से ये डाउ की 800 पॉइंट की कमजोरी और नैस्डैक का 500 पॉइंट का 5% का फॉल कहाँ से आ गया, ये एकदम कंप्लीटली समझ के बाहर है। यही समझने की कोशिश हम जिंदगी भर करते हैं कि बाजार में कब क्या कैसे और क्यों होता है, इसका अंदाजा किस तरह से लगाया जाए, और नहीं लगा सकते हैं तो फिर ऐसी सिचुएशन से कैसे निपटा जाए। चलिए आइए बता दूं आज के बड़े ट्रिगर, जो सबसे पहले अमेरिकी बाजार से ही आते दिख रहे हैं। दुनिया भर के बाजारों में थोड़ी कमजोरी का माहौल है। वजह है नैस्डैक में 5% की तेज गिरावट, डाउ 800 अंक लुढ़का है। नए मार्जिन सिस्टम को लेकर बड़ी राहत मिली है। जी बिजनेस ने आपकी बात सेबी के सामने रखी, एनएससी के सामने रखी, और शुक्रिया अदा करना चाहेंगे उनका, जिन्होंने इस बात को माना है और 15 सितंबर तक की राहत दी है। वोडाफोन आइडिया के लिए आज बड़ी बैठक है। कल स्टॉक रहा भरपूर एक्शन में और इस पर आज रहेगा फिर से फोकस। चीन और भारत के बीच में एलएसी पर यथास्थिति है, न कोई अच्छी खबर न कोई खराब खबर, न्यूट्रल है, लेकिन ट्रिगर तो रहेगा ही, क्योंकि इस पर नजर आपको दिन भर रखनी जरूरी है। दीप, तो ये हैं आज के बड़े ट्रिगर्स। दीप, बिल्कुल अनिल जी, आज के बड़े ट्रिगर्स यही हैं। सर आज मैं और आप एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, एक लाल के करीब है, एक हरे के करीब है। किस तरह का एक्शन दिख रहा है सर हमारी टी शर्ट्स में? इवेंचुअली कौन जीतेगा? जिस तरह से ये जो नेगेटिव ग्लोबल क्यूज आए हैं उसको कैसे रीड करना चाहिए? मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि प्रतिस्पर्धा अपने ही लोगों से करनी पड़ेगी। दीप, मुझे लगा कि मैं ग्रीन में हूं तो थोड़ा आप साथ देंगे। लेकिन चलिए, दीप और मैं जो दोनों ही जो कुछ आपको बताने और करने की कोशिश कर रहे हैं कि दिन हम दोनों का होगा, दोनों तरफ के मौके होंगे, ये मानकर चलें। कुछ मंदी के तो कुछ तेजी के, कुछ गिरावट के साथ शुरुआत के तो कुछ रिकवरी के, और इसी लिहाज से आज का ट्रेडिंग सेशन आपके लिए बेहद अहमियत वाला रहने वाला था, इसमें कोई डाउट नहीं। दीप, मतलब आप ये मानकर चलें हफ्ते का आखिरी सेशन है, और जिस तरह का ये पूरा हफ्ता रहा है, एक्शन दोनों तरफ होने वाला है, ये मैं आपको पक्का दावे से कह सकता हूँ। जी बिल्कुल, एक्शन दोनों तरफ का होने वाला है सर, और वैसा ही दिख रहा है जिस तरह से आज का सेटअप भी आया है। थोड़ी सर रिकवरी ज़रूर हुई है निचले स्तरों पर कल की ये जो भारी गिरावट है इसका क्या मतलब है सर? क्योंकि मैं भी सुबह बहुत कोशिश कर रहा था ढूंढने की, कुछ ट्रिगर नहीं मिला इस भारी गिरावट का। तो ये क्या एक मुनाफा वसूली हुई है और किसी ने सोचा कि चलो थोड़ा और मुनाफा बुक कर लेते हैं, और एक ने शुरू किया तो बाकी सब ने भी शुरू कर दिया, या फिर कुछ दिख रहा है सर? आप कैसे रीड कर रहे हैं कल के इस भारी गिरावट को? देखिए, जब भी कोई एक तेज और बड़ी गिरावट हो और उस गिरावट का कारण आपको पता न चले और ये समझ में ना आए कि ये क्यों हुआ है, मैंने भी पूरा पढ़ने खंगालने की कोशिश की कि क्या हुआ ऐसा अमेरिका में कि अचानक से सबका मूड खराब हो गया। पता ये चला कि जो एक छोटा सा दूर जाकर कोई एक रीजन मिला कि अमेरिका और चीन के बीच में तनाव चल रहा है। मुझे लगा अच्छा तनाव हमारे और चीन के बीच में ही है। ये पता चला कि अच्छा ये तनाव कैसे मिला वो भी मैं बता दूं आपको। ये तनाव लोगों ने बाद में ढूंढा जब डाउ गिर गया। डाउ गिरने के पहले पता नहीं था कि तनाव चल रहा है। तो देखिए, पोस्टमार्टम में तो हमेशा पता चल जाता है कि ये मरा क्यों, लेकिन अगर जिंदा जिंदा आदमी का डायग्नोसिस कर लिया जाए और बता दिया जाए कि इसको ये बीमारी, तो वो मरने की नौबत ना आए। तो डाउ के 800 पॉइंट गिरने के बाद तो हम पोस्टमार्टम कर सकते हैं कि गिरा क्यों, लेकिन हकीकत ये है कि इस जो कुछ कल अमेरिका में हुआ उसको सिर्फ 2 शब्दों में समा लीजिए, रनिंग करेक्शन। जी हाँ, तेजी के बाजार में जब बाजार ओवरबॉट होते हैं, किसी न किसी रीजन से, किसी न किसी वजह से करेक्शन आता है। लेकिन जब आपको लंबे समय तक कोई वजह नहीं मिले, तो आखिर में
आप मतलब है ना, वो कहते हैं कि मीठा मीठा भी कितना खाएंगे भाई, मीठा खा के भी आपको लगेगा ना और मीठा खाना है तो बीच में थोड़ा नमकीन हो जाए। एग्जैक्टली वही अमेरिका में हुआ है। अगर आपको और तेजी बनानी है तो ओवरबोट मार्केट में थोड़ी पोजीशंस हल्की होनी चाहिए, करेक्ट, और थोड़ी पोजीशन पे प्रॉफिट बुकिंग हो जाए। कमजोर ट्रेडर्स जो आखिर में लॉन्ग करने वाले हैं, जो इस झटके को झेल ना पाए, वो अपनी तेजी की पोजीशन कम कर लें और जैसे ही थोड़ा मार्केट हल्का हो जाए फिर से दौड़ लगाए। यही अमेरिका में हुआ है। और जब अमेरिका में बिना किसी वजह के करेक्शन हुआ है, बिना कोई ऐसा खास कारण है और रनिंग करेक्शन है, तो आपको बिल्कुल डरना घबराना नहीं है, क्योंकि हमारा रनिंग करेक्शन पहले ही हो चुका है। हमारा रनिंग करेक्शन हो चुका है, ये अमेरिका का अब हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि हम गिरेंगे नहीं, बात तो सही है। वैसे भी हम थोड़े लड़खड़ा तो रहे हैं, संभले हुए हैं, ऐसा नहीं कि, लेकिन हम बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि हम भी बहुत तेज दौड़ लगाने को तैयार है, तो हम भी थोड़ा हल्का और हो जाएंगे भाई, साथ तो देंगे ना। अमेरिका मदर ऑफ ऑल मार्केट्स, तो सारे दुनिया भर के बाजारों का माँ बाप वही है, तो ऐसे में थोड़ा उनके साथ साथ हम चलेंगे। लेकिन हम अमेरिका जितना ना गिरेंगे और नहीं अमेरिका जितना भागेंगे। हमें अंडर परफॉर्म करना है दोनों ही सिचुएशन में। तो इसे ग्लोबल मार्केट्स के करेक्शन के तौर पर देखें। सोमवार को अमेरिकी बाजार बंद है, तो आज का सेशन भी अमेरिका में सबड्यूड हो सकता है। वैसे 200-250 पॉइंट नीचे थे डाउ फ्यूचर्स, वहां से रिकवर होकर ऊपर भी आए। देखिए, और एक और चीज देखिए, करेक्शन सिर्फ इक्विटी मार्केट्स में नहीं है। गोल्ड सिल्वर देखिए, बाकी कमोडिटीज देखिए, तो करेक्शन सब जगह है। इसका मतलब ये निकलता है दीप कि जहां जहां अच्छा मुनाफा हो रहा है, इन्वेस्टर्स ने सोचा प्रॉफिट बुकिंग की जाए। अच्छा, अब आप ये सोचेंगे ये कल ही क्यों हुआ, पहले भी हो सकता था। बिल्कुल सवाल जायज है, कल ही क्यों? ये कल ऐसा गुरुवार को क्या था? कुछ भी नहीं था। लेकिन एक चीज थी, और वो ये, डाउ अपने लाइफ टाइम हाई के बेहद नजदीक पहुंच गया, 300-400 पॉइंट दूर। इसका मतलब क्लियर कट है कि लाइफ टाइम हाई के आसपास एक बार जो पुराने अटके फंसे हुए ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स हैं, वो जिन लोगों ने लाइफ टाइम हाई पे एंट्री की है, वो तो एक बार हमेशा चाहेंगे कि चलिए बड़े लंबे समय में बाद मेरी पार्किंग हुई, भाव आया, अब मैं एक बार निकल लेता हूं, बाद में वापस देखूंगा। तो हल्का करेक्शन का ट्रिगर वहां से हो सकता है। लेकिन ओवरऑल एक चीज पर का पूरा भरोसा रखिए कि इसे रनिंग करेक्शन के तौर पर देखिए, और मेरा अभी भी पूरा विश्वास है कि डाउ 30,000 नया हाई बनाकर जाएगा ही। अब यह है कि थोड़ा बहुत 1-2 दिनों का सबड्यूड ट्रेड, 1-2 दिनों का हल्का फुल्का करेक्शन, इसे आप झेल लीजिए। आपको खाली एक ही काम करना है, सिर्फ एक काम करना है, अमेरिका को देखकर सतर्क रहना है, सावधान रहना है। और क्या नहीं करना है वो बता दूं, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, और ऐसे भाग नहीं जाना है। बस इतना ही दीप। मेरे ख्याल से इस एक सेंटेंस में आपको सब समझ में आ गया होगा कि अमेरिका की करेक्शन को कैसे देखना है। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, देखते हैं क्या आगे इस पर क्या एक्शन आता है। बट हाँ, थोड़े ग्लोबल क्यूज वीक ज़रूर आ जाते हुए दिखे हैं। पर सर, आपको बधाई और हमारी टीम को भी बधाई। जी बिज़नेस की जो मुहिम थी ये नए नियमों को लेकर, उसमें थोड़ी सी राहत ज़रूर आते हुए दिखी है। एटलीस्ट 15 सितंबर तक तो मार्जिन शॉर्टफॉल पर पेनल्टी नहीं लगेगी। कैसे देखना चाहिए सर, क्योंकि काफ़ी सारे ब्रोकर्स अभी भी परेशान हैं नए नियमों को लेकर, नए सिस्टम को लेकर, और एडजस्टमेंट अभी भी नहीं हो रहा है। तो इससे क्या राहत मिलेगी और आगे कुछ और एक्शन हो सकता है? दीप, मैं ईमानदार से कहूँ, न तो हमारी कोई कैंपेन थी और न ही हमने कोई मुहिम चलाई और न ही उसमें कोई हमारी जीत है। मैं बहुत साफ साफ कहना चाहता हूँ, हमने एक रिक्वेस्ट की थी, हमने लोगों की बात रखने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया था। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ एनएससी को, धन्यवाद देना चाहता हूँ बीएससी को, सेबी को, जिन्होंने इस बात को समझा और एक्सेप्ट किया। बिल्कुल क्लियर कट है कि हमारा काम है एक निष्पक्ष प्लेटफॉर्म देने का, लोगों को वो अपनी बात रख सके, चाहे वो किसी भी तरफ से हो। तो हमने एक बैलेंस अप्रोच बनाकर ये सबके सामने रखने की कोशिश की, रेगुलेटर्स के सामने रखने की कोशिश की कि देखिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स क्या है और लोगों को जानकारी की कमी है। सो बेसिकली 2 इश्यूज थे, एक सारे ब्रोकर्स और उनके सिस्टम्स, और कुछ हद तक क्लियरिंग मेंबर्स और आपके डिपॉजिटरीज उस हद तक रेडी नहीं थे। एक सिस्टम्स की तैयारी, और दूसरा समझ, इन दोनों की में थोड़ी थोड़ी कमी थी। हालांकि बड़े ब्रोकर्स इंप्लीमेंट कर चुके थे, ऑनलाइन ब्रोकर्स के वहाँ ज़्यादा समस्या नहीं थी, लेकिन अल्टीमेटली ब्रोकर कोई भी हो, बड़ा हो छोटा हो, क्लाइंट छोटा हो बड़ा हो, 100 शेयर करने वाला हो या लाख शेयर करने वाला हो, सबको बराबर है के। तो उस बात को सोचते हुए हमने ये कहा कि एक रिक्वेस्ट की जाए कि इसको देखने की ज़रूरत है। और कल 3:30 बजे आपको याद होगा हमने एक्सक्लूसिव खबर भी की कि एनमी ने किस तरह से चिट्ठी लिखी और उस पर विचार होकर पूरी संभावना की ये हो जाएगा, और देर रात तक आ गया। तो ये एक अच्छा फैसला है। 15 दिनों का समय मिलेगा लोगों को समझने का कि किस तरह से नया सिस्टम काम करता हुआ दिखेगा। लेकिन 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 यहाँ पर मेरी रिक्वेस्ट है उन तमाम ट्रेडर्स से, रिक्वेस्ट है उन तमाम इन्वेस्टर से,
सब ब्रोकर, फ्रेंचाइजीज, ब्रोकर्स है। इस 15 दिन के सिस्टम को ऐसे न सोचें कि 15 दिन तो पेनल्टी लगेगी ही नहीं, रिपोर्ट किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया। इस 15 दिन को, अब 15 दिन भी क्या बचे हैं, मुश्किल से 7-8 दिन बचे हैं। आज का तो गया, कल परसों छुट्टी है, 7 तारीख को आप वापस से बाजार खुलेंगे, 7 दिन आपके पास और 7-8 ट्रेडिंग सेशन, इससे ज़्यादा है नहीं। इस 7-8 ट्रेडिंग सेशन में आराम से रिलैक्स ना हो जाएंगे, 15 तारीख बाद देखेंगे। वो 31 मार्च वाली फीलिंग ना रखेंगे, लास्ट डेट पे ही सारा काम करेंगे। तो अब इसको है ना, आपको अभी से मार्जिन रिक्वायरमेंट को मानकर काम करना है कि 20-20% देना है, शॉर्टफॉल नहीं होना चाहिए, या नए सिस्टम में कैसे एडजस्ट होना है। आज खरीदा कल बेचा तो कैसे करूं, अर्ली पेन लगाने का क्या सिस्टम होगा, प्लेज रिप्लेज का क्या सिस्टम होगा। इन 7 दिनों को इस टीचर्स डे पर समझने के तौर पर काम में ले। उससे आपको फ़ायदा होगा, आपके क्लाइंट्स को फ़ायदा होगा, इन्वेस्टर ट्रेडर्स को फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं कि फिर 16 सितंबर से फिर वापस आपको वही गणित, वही अरे सर आज फिर से प्रॉब्लम, OTP टाइम से नहीं आया, या भेजा था लेकिन प्लेज नहीं हुआ, रिप्लेज का नोटिस नहीं आया। ये सारी चीज़ों को समझने के लिए ऐसा मत सोचिए कि नियम 15 तारीख के बाद लागू हो रहे हैं। जी नहीं, नियम लागू हैं, आपको पूरा कंप्लाई करने की कोशिश करनी है, इसका फ़ायदा उठाएं। तो एक अच्छा कदम है जो लिया गया है, सही वक्त पर लिया गया है। प्रैक्टिकल इश्यूज़ हैं, देखिए जो डिसीजन सेबी ने, एक्सचेंजेस ने ले लिया कि भाई, सेबी ने स्पेशली, कि भाई ये मार्जिन सिस्टम होना चाहिए। आई एम श्योर कि कई सारी चीज़ें होती है जिनको ध्यान में रख के डिसीजन लिया जाता है। हम हमारे एंगल से सोचेंगे कि हमें एक निष्पक्ष राय रखनी चाहिए, क्लाइंट्स, ब्रोकर्स अपने एंगल से सोचेंगे कि उन्हें क्या दिक्कत है, सेबी को, एक्सचेंजेस को अपने एंगल से सोचना है कि उन्हें मार्केट को कैसे सेफ सिक्योर रखना है। सबका अपना एक प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है और उस प्राइम ऑब्जेक्टिव के हिसाब से वो पॉलिसी बनाते हैं। हर बार हो सकता है, अब सपोज मैं आपको जिस तरह से मैं बात कर रहा हूँ, बहुत लोगों को ये लग सकता है कि अनिल जी सेबी के अगेंस्ट में इतना जोर से क्यों नहीं बोल रहे हैं। सवाल जोर से बोलना या जोर से नहीं बोलने का नहीं है, सवाल ये कि आपकी बात सही तरीके से पहुँचनी चाहिए रेगुलेटर्स पर, और वो हमने कोशिश कर ली। हमने सबसे पहले इस चीज़ पर 2 इंटरव्यू भी किए। आपको अनिल सिंघवी साहब की बात हमने वहाँ पहुँचाई। उसके बाद हमने 1 तारीख को रूप किशोर बूत्रा और राजेश बाइती साहब के साथ शो किया। सबसे पहले आपकी बात पहुँचाने वाला भी आप ही का चैनल था। 1 महीने पहले से हमने तैयारी कर ली कि कैश के वॉल्यूम्स कम होंगे तो आप कैश का ऑप्शन में आ जाइए, जहाँ आपको सस्ता सुंदर ऑप्शन मिलेगा। तो कैश के ट्रेडर्स को शिफ्ट कैसे होना है नए सिस्टम में, आपको किस तरह से कम मार्जिन में काम करना है, ये सारी चीज़ें जो हम वक्त के पहले सोचते हैं, करने की कोशिश करते हैं। इसलिए सिर्फ चीखने चिल्लाने से, बहुत जोर से बोलने से बात बन जाए, ऐसा नहीं होता। बात सही तरीके से, संयत तरीके से, संयम के साथ, प्रॉपर तरीके से, आप शांति से। अब आप समझिए दीप, मेरा और आपका अगर कहा सुनी होगी, मैं आपसे जोर से चिल्ला के बोलूँ दीप ऐसा ऐसा, तो आप सोचेंगे कि यार मैं पहले अनिल जी का गुस्सा समझूँ या अनिल जी की जो कह रहे हैं वो समझूँ। और दूसरा, मैं हल्के से आपको बोलूँ दीप अरे ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, देखिए इसको जरा समझिए, आपके दिमाग में तुरंत बात बैठ जाएगी, दिल में बैठ जाए, नहीं नहीं यार अनिल जी जो कह रहे हैं ठीक है। तो अल्टीमेटली कैसे कहना है, कैसे बात पहुंचानी, उसका तरीका उतना ही इंपॉर्टेंट है जितनी की बात भी इंपॉर्टेंट है। और मुझे बहुत खुशी है, चलिए धन्यवाद देंगे हम एक्सचेंजेस को और सेबी को, जिन्होंने इस बात को समझा और 15 दिनों का राहत दिया है लोगों को। इसमें हमें सीखने समझने का टाइम है। जी दीप। बिल्कुल, तो राहत के मेजर्स ज़रूर आ रहे हैं एक्सचेंज और रेगुलेटर की तरफ से। इस पर नज़र ज़रूर रखेंगे और इसका इम्पैक्ट क्या आता है वहाँ पर भी नज़र रहेगी। पर सर, जो और कुछ एक्शन हो रहा है उसके बारे में एक थोड़ा अगर आप देखें, चाइना से जो एक टेंशन एक बनी है, हालांकि उसके बाद कुछ नया नहीं हुआ है। कल भी 4th राउंड ऑफ टॉक्स हुई थी, उसके बाद कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ। आज शायद फिर से हो, पता नहीं अभी तो। पर फॉरेन मिनिस्टर, दोनों फॉरेन मिनिस्टर्स मिलने वाले हैं। डिफेंस मिनिस्टर, चाइना के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से रिक्वेस्ट आई है कि वो राजनाथ सिंह के साथ मीटिंग करना चाहते हैं। उस पर भी अभी आगे शायद कुछ एक्शन हो सकता है। पर ये जो ट्रिगर्स हैं और जो बाकी जो छोटे मोटे ट्रिगर्स हैं आज के, वो कैसे प्ले कर सकते हैं एक्शन के लिहाज से, उसमें आप क्या नज़र रख रहे हैं? दीप देखिए, मैं बहुत ईमानदारी से कहता हूँ और बार बार कहता हूँ, कल भी जब मैं चीन वाली स्थिति का विश्लेषण कर रहा था, काफ़ी लोगों ने मुझे ट्वीट किया, मैसेज किया कि आपने बहुत अलग तरीके से अलग राय रखी है। मैं कॉमन सेंस के साथ विश्लेषण करता हूँ। मैं कहीं से ऐसा नहीं कि मैं उधार कहीं से ज्ञान लेकर आता हूँ या कहीं से सुनता हूँ, समझता हूँ। मेरे दिल में जो आता है वो बोलता हूँ। और अभी भी मैं आपको वही चीज़ कहने जा रहा हूँ कि न तो मैं रक्षा मामलों का विशेषज्ञ हूँ, न विदेश मामलों का विशेषज्ञ हूँ। मैं कॉमन सेंस से बात करता हूँ। चीन और भारत के बीच में सीमा तनाव कितनी बड़ी सीमा है, कितनी लंबी है, कितने सैनिक है, ये सब मुझे कुछ पता ही नहीं है। ईमानदारी की बात तो ये है।
मैं जो कुछ देखता हूँ मैं ऑब्जर्व करता हूँ, और वो मेरा सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि मैं अपने ऑब्जर्वेशन पावर का इस्तेमाल, चाहे वो मार्केट हो चाहे इस तरह की सिचुएशन हो, वहाँ पर मैं करता हूँ। उसके बेसिस पे मैं अपना एनालिसिस करने की कोशिश करता हूँ, जो कि मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से जो मेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग, समझ, मेरा जितना छोटा सा दिमाग है उस हिसाब से मैं करने की कोशिश करता हूँ। अब इसमें क्या है दीप, देखिए एक चीज़ जो मुझे साफ दिखती है कि 10 तारीख को मीटिंग होनी है, ठीक है। कल तो रक्षा मंत्री मिलेंगे और 10 तारीख को विदेश मंत्री मिलेंगे। तो मुझे जो समझ में आता है, अब से लेकर 10 तारीख तक कुछ भी बड़ा नहीं होगा, तनाव नहीं बढ़ेगा, ये आप ब्रॉडली मानकर चल सकते हैं। क्योंकि देखिए अगर रक्षा मंत्री मिल रहे हैं और विदेश मंत्री मिल रहे हैं, और उस वक्त अगर तनाव बढ़ता है कि आप है ना टॉप लेवल पे मीटिंग कर रहे हो और दूसरे लोग, मतलब ये नीचे के लोग लड़ रहे हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता ना, राइट, कि भाई सैनिक लड़े और मंत्री मिले, करेक्ट। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता, मैं अज्यूम कर रहा हूँ, मैं कॉमन सेंस से मानकर चल रहा हूँ, जो कि गलत भी हो सकता है, कि 10 सितंबर तक फिर इसकी संभावना कम है कि बात बढ़ेगी, बढ़ने में बढ़ सकती है, बात बढ़ेगी इसकी संभावना कम है। कई बार चीन ये भी होता है कि इधर बात करे पीछे से कुछ और करे, वो उससे आप इनकार नहीं कर सकते, मैं मना नहीं कर सकता, लेकिन ब्रॉडली एक लिमिट के आगे ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए कम से कम अगले 4-5 दिन आप थोड़ा सा कंफर्ट ले सकते हैं। स्टिल मैं फिर कहूँगा, कभी भी कोई भी खबर आ जाए अच्छी या बुरी कह नहीं सकते, वो रिस्क हमेशा रहेगी, लेकिन पॉइंट ये है कि 10 सितंबर तक आप थोड़ा कंफर्ट ले सकते हैं कि चीन के साथ सिचुएशन बहुत खराब नहीं होगी, करेक्ट। और जब लगता है कि बहुत खराब नहीं होगी, तो एक जो टेंशन बड़ी है बाजार के लिए इस हफ्ते की, उससे आप निवृत्त तो नहीं हो सकते। अब आप कहेंगे निवृत्त का मतलब क्या है, वो भी तो आपको बताना पड़ेगा मुझे, मतलब क्या कहूँ उसको, कि मतलब एकदम बेफिक्र नहीं हो सकते ठीक है तो मतलब ऐसा चिंता मुक्त या बेफिक्र नहीं हो सकते कि भाई ये मेरी टेंशन खत्म हो गई। सावधानी रखनी है, सतर्क रखना है, डरना नहीं है। अब ये इसका एक सिंपल बात ये है कि चीन के साथ जो कुछ हुआ उससे आपको सावधानी रखनी है, सतर्क रहना है कि कभी भी कोई चीज़ आ जाए। वही अपनी एक ही लाइन है दीप जो आजकल काम कर रही है, होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। उम्मीद करें कि सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन भगवान न करे कुछ खराब हो, तो उसकी तैयारी आपकी हमारी रहनी चाहिए। देखिए तैयारी कैसे काम आती है दीप, आप देखिए 2 दिन से आप तैयारी किस चीज़ की करके जा रहे हैं। हम क्यों कह रहे हैं पोजीशन हल्की रखें, उतना ही रखें जितना आप बचा सकें, ओवरनाइट पोजीशन ना रखें तो ठीक। तैयारी आप करके जा रहे हैं चीन की, क्योंकि वहीं वहाँ खराब खबर ना जाए, खबर आ गई डाउ से, तैयारी काम तो आती है, कहीं भी आप करें, तो यहाँ नहीं तो वहाँ काम आ गई। तो कल भी जितने लोग कम पोजीशन लेकर गए होंगे तेजी की, वो बचे ही है ना, तो बचना ज़रूरी है। देखिए बचे रहेंगे तो लड़ लेंगे, बचेंगे नहीं तो क्या लड़ेंगे, बस उतना ध्यान रखिए जी। बिल्कुल, पैसा बचाना बहुत ज़रूरी है, कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है ऐसे बाज़ार में। तो सर आप ये जो बात कह रहे हैं, होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, इस समय थोड़ा आप सतर्क रहें, निवृत्त होना ज़रूरी नहीं, निवृत्त ज़्यादा ना हो जाए, इसके बारे में अगर आप समझाएं तो इस समय स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से आप बोल भी रहे हैं कि शायद थोड़ा मिड कैप, स्मॉल कैप से एक्शन वापस लार्ज कैप्स में आना चाहिए। तो क्या इस समय सेफ रहने के लिए ये स्ट्रैटेजी बेस्ट है, क्योंकि नए रूल्स भी हैं, साथ ही ग्लोबल ट्रिगर्स भी हैं, तो शायद इस समय क्या थोड़ा रोटेशन करना ज़रूरी है? आपकी क्या राय है इस पर? दीप देखिए, हम रोज़ 25-30 मिनट बाजार पे बात करते हैं, सुबह सुबह 8 से 8:30 के बीच में, 20 मिनट 25 मिनट जितना होता है मसाला बात करने का, उस हिसाब से करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि कोई ज़रूरी कि कोई लाइन लिखें और कोई बात करें, किसी दिन नहीं होता, हम 8:15 पे भी ख़त्म कर देते हैं, ज़्यादा बात करने को ना हो। कल मैंने पहली बार आपको लिखा कि मिड कैप स्मॉल कैप से लार्ज कैप में शिफ्ट हो जाइए। ये फैशनेबल थोड़ी है कि ऐसा लिखने में बड़ा मज़ा आता है, लोग बोलेंगे अरे वाह 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 अनिल जी ने कहा। आप देख लीजिए, मैंने नहीं सोचा था कि इसका इम्पैक्ट आपको 1 दिन या 2 दिन बाद ही दिखेगा, लेकिन देखिए कहीं न कहीं किसी न किसी लेवल पर बदले हुए माहौल में सेफ्टी जरूरी है। जब मैं आपको कहता हूँ सतर्क रहिए, सावधान रहिए, तो सतर्क और सावधान रहने का मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ जीरो करके बैठ जाएंगे, ऐसा तो कभी होगा नहीं। लेकिन ऐसा तो हो सकता है ना, अगर आप बाजार में हैं और बाजार में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो किस तरह के शेयर आपको रखने, ये तो आप समझ ही सकते हैं। लार्ज कैप्स के
में शिफ्ट होने के पीछे वजह यह है, और जो कल रिकमेंड किया आज फिर से आपने पूछा तो मैं बता दूं, इसके पीछे वजह है कि वहाँ रिस्क कम है। जब आप 11,500 की निफ्टी पर हैं तो आपके लिए बढ़े हुए मिड कैप्स में रिस्क ज़्यादा है। अगर 3% निफ्टी कमज़ोर होता है, समझिए 11,200 11,250 निफ्टी आ जाता है, लेकिन अगर आपका मिड कैप 15 से 20% कमज़ोर हो गया तो 3% की निफ्टी में 15% आपका स्टॉक निकल जाए तो क्या ये नहीं हो सकता? पूरी संभावना है। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर एक आईटीसी आपने 200 में ले लिया और 190 भी हो गया, 195 हो गया, तो आपके लिए उतनी दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपने कोई एक मिड कैप आईटी शेयर ले लिया और वो 40 रुपये निकल गया, 50 रुपये निकल गया 200 वाला, तो वहाँ आपके लिए समस्या ज़्यादा है। तो मेरा पॉइंट सिंपल यही है कि यहाँ पर सेफ्टी के लिहाज से आपको पोर्टफोलियो में चर्निंग करनी है, और पोर्टफोलियो में चर्निंग का मतलब यह है कि आपको लॉन्ग पोजीशन में दिग्गज शेयरों में रिस्क कम है, रिटर्न भी कम है लेकिन रिस्क कम है। पहली चीज़ है ना, पैसा बचाना है। मैं बहुत साफ कहता हूँ, हम कभी दावे नहीं करते कि आपको हम करोड़पति बना देंगे, अरबपति बना देंगे, ये सब फालतू बातें, कोई ऐसा कर नहीं सकता, बना नहीं सकता। लेकिन हाँ, हम ये ज़रूर कहेंगे कि हमारी पहली कोशिश है कि आपके पैसे ना लगे, कम से कम लगे, और जितने आप अपनी मर्जी से करें और आपको नुकसान लगे, हमारे बोलने पर करें तो उससे कम नुकसान लगे या बच जाए, यही हमारा अचीवमेंट है। उसके ऊपर अगर आपने पैसा कमा लिया तो आपकी स्किल्स, आपका नसीब भी हो सकता है। तो पॉइंट ये कि पहले हमें अपनी डाउनसाइड रिस्क को कम करना है, और इस डाउनसाइड रिस्क को कम करने के लिए मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में थोड़ा करेक्शन आ जाने दें, फिर हम एंट्री करेंगे ना। ऐसा थोड़ी कि नहीं करेंगे, ऐसा थोड़ी कि इनको कभी देखेंगे नहीं। लेकिन जो ओवरबॉट मिड कैप से जो जिस तरह से भागे हैं और बदले हुए माहौल में, बदले हुए मार्जिन सिस्टम में, हायर वैल्यूएशन पे, ग्लोबल टेंशन में, चीन के साथ तनाव में, यहाँ पर वहाँ रिस्क ज़्यादा है। तो मैं वो रिस्क हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आईटीसी, एलएनटी, रिलायंस, टीसीएस लेकर आप पछताएंगे नहीं, लेकिन कोई गलत क्वालिटी का, खराब क्वालिटी का स्मॉल कैप मिड कैप रह गया तो आपके पार्किंग हो जाएगी। आपको अपने गैरेज में दूसरे की गाड़ी पार्क नहीं होने देनी है, ये ध्यान में रख लीजिए, लिख के रख लीजिए बस। बिल्कुल, क्वालिटी पर अब थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है, और ये जो वॉलेटिलिटी का सत्र है, थोड़ा गिरावट का सत्र है, वहाँ पर ध्यान रहना ज़रूरी है। तो चलिए सर, फिर आज के सेटअप की बात कर रहे हैं। आपने बहुत अच्छे से समझा तो दिया कि ग्लोबल नेगेटिव है, पर मैं देख रहा हूँ कि सर सारे ही फैक्टर्स या तो नेगेटिव या न्यूट्रल हैं, पर ट्रेंड आपने अभी भी पॉजिटिव रखा है। जी, ट्रेंड में कोई बदलाव नहीं थी। और एक चीज़ आप मुझे अच्छे से जानते पहचानते हैं कि मैं एक दिन के, 2 दिन के मुंह पे कभी मैं इतना जल्दी बदलाव नहीं करता। या तो लेवल्स या एक 2-3 दिनों का सब्सटेंशियल मूव, जिसे आप कह सकते कि एक कॉन्फिडेंस और कंफर्ट दे कि वाकई में ट्रेंड बदल रहा है। अदरवाइज नहीं। कौन सी जल्दी है ट्रेंड बदलने की? या तो लेवल्स टूटे या फिर वाकई में कुछ ऐसा हो 2-4 दिन तक जो आपको कहे कि ट्रेंड बदल रहा है। तो इस चीन के साथ तनाव के बीच में भी हमने ट्रेंड बदलने की बात बिल्कुल नहीं की। फिर भी लेवल्स इंपॉर्टेंट है। मैं 3 दिनों से क्यों लेवल दे रहा हूँ आपको कि कहाँ के, किस लेवल के ऊपर तेजी, किस लेवल के नीचे मंदी करनी है, ताकि कभी भी कोई भी ऐसी खबर आ जाए। अब मुझे नहीं पता था कि डाउ 800 गिरेगा, लेकिन फिर भी लेवल्स अगर आपके हाथ में तो हैंडी है। 11,375 इसके नीचे अगर निफ्टी बंद होता है तो आपको तेजी की पोजीशन कम करनी है। 23,000 के नीचे अगर बैंक निफ्टी बंद होता है तो तेजी की पोजीशन कम करनी है। वहाँ से थोड़ी सी रिस्क नीचे की खुलेगी आपके लिए, ये ध्यान रखिए। 11,550 के ऊपर निफ्टी क्लोज होता है, फिर से फुल फ्लेज तेजी में आ जाइए। 24,000 के ऊपर बैंक निफ्टी बंद होता है, फिर से तेजी में आ जाइए। मिड कैप्स में और स्मॉल कैप से आपको लार्ज कैप में शिफ्ट होने की बात मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ। 11,325, 11,425 आज के लिए मजबूत सपोर्ट जोन है। इनफैक्ट 11,325, 11,375 होता है, 11,425 पहला लेवल है। तो मैंने 100 पॉइंट की रेंज इसीलिए दी है। ये 3 लेवल से जो सपोर्ट रेंज है, वैसे तो टूटेगा नहीं ये रेंज, फिर भी सेफर साइड पर एक रेंज और आप हैंडी रखिए, और वो रेंज है 11,175, 11,250। जहाँ पर बाजार आए आज, कल, कभी भी, तो वो खरीदारी का लेवल बनेगा। 11,550, 11,600 ऊपरी रेंज है जहाँ प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर आएगी। बैंक निफ्टी 22,850, 23,100, ये 250 पॉइंट की रेंज है। थोड़ी सी बड़ी रेंज दे रहा हूँ दीप, बड़ी रेंज इसलिए दे रहा हूँ कि बैंक निफ्टी में मूव ज़्यादा है, उस लिहाज से आप ध्यान में रखिए। 22,850, 23,100 ये आपके लिए सपोर्ट जोन है। इसके नीचे फिसला तो 22,450, 22,650 ये वो रेंज है जहां पर आपको शॉर्ट कवरिंग भी आती दिखेगी और प्रॉफिट बुकिंग भी, माफ़ कीजिएगा, और ख़रीदारी भी। तो इस स्ट्रॉन्ग रेंज पर आपको ख़रीदारी करनी है। 23,800 से 24,000 ये आपकी ऊपरी रेंज है जहां अगर मौका मिले, आप आज तो मिलेगा नहीं, लेकिन वो प्रॉफिट बुकिंग रेंज आपके लिए। दिन की छोटी रेंज नोट कर लीजिए, 11,425, 11,475, 11,375, 11,525,
और 11,325 से 11,575 ये 3 रेंज है जिस पर फोकस करना है। तो ब्रॉडली मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ 11,325 11,575 की रेंज में आप काम चला लेंगे। 11,325 टूटा तो मुझे समस्या है, फिर मेरे लिए 75 पॉइंट की जगह और खुल जाती, सीधा 11,250 नजर आता है। फिर 75 पॉइंट आगे सपोर्ट है 11,250 11,175 और उसके बाद 11,100 ये लेवल निकल के आते हैं। तो 75 पॉइंट आगे हम और देखेंगे। बैंक निफ्टी 23,100 23,450 ज़्यादा संभावना है आप 23,100 के आसपास खुलेंगे। 22,950 23,600 ये मीडियम रेंज है और बड़ी रेंज 1000 पॉइंट की 22,850 23,850 ये आप ध्यान में रखिए। 3 डेटा आपके सामने, कोई खास बदलाव नहीं है। इंडेक्स में जो नेट लॉन्ग पोजीशन है एफआईएस की वो 3% कम हुई, एक्सपेक्टेड लाइन पर है। पुट कॉल रेशियो थोड़ा बढ़कर आया है 1.48, हल्का सा ज़्यादा है, ओवरबोट नहीं है लेकिन हल्का ज़्यादा है। और विक्स 3% नीचे आया। जी दीप, संकेत तो यही है, रेंज भी आपके सामने है, थोड़ा सतर्क रहना आज के बाजार में ज़रूरी है। उस लिहाज से देखें सर, जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशंस है उन्हें क्या ध्यान में रखना चाहिए, और जिनकी तेज़ी थी अगर स्टार्टिंग में स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो एग्जिट ही कर देना चाहिए, क्या सलाह देंगे सर? डिसिप्लिन तो यही कहता है, 11,425 के नीचे अगर निकलता है तो डे ट्रेडर्स को एग्जिट कर लेना चाहिए। 100 पॉइंट नीचे खुलता है तो 100 पॉइंट जो भी क्लोजिंग बेसिस पर आप इंतजार कर सकते हैं। 11,375 के नीचे क्लोजिंग हो तो आप बंद कर दें अपनी तेजी की पोजीशन को, और नहीं तो फिर आप 11,375 के ऊपर बंद होते तो एक चांस और ले सकते हैं। पहली चीज, बैंक निफ्टी 23,350 ये आपका इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों के लिहाज से स्टॉप लॉस से जो खुलते ही ट्रिगर हो जाएगा। एग्जिट, पक्का एग्जिट, बैंक निफ्टी से पक्का एग्जिट है दीप। डिसिप्लिन रखना ही पड़ेगा आपको, नहीं रखेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। देखो अल्टीमेटली एक बार नुकसान लगता है, बुरा लगता है, लेकिन और हो सकता है नीचे खुल के आप रिकवर कर भी जाएं, लेकिन अगर आप ये तो आप उम्मीद है ना, कई बार ऐसी उम्मीद में बड़ा नुकसान हो जाता है। तो अगर आप ट्रेडर हैं आपको डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, ये ध्यान में रखिए। शॉर्ट पोजीशन के लिए 11,600 स्टॉप लॉस है, इंट्राडे क्लोजिंग 24,000 स्टॉप लॉस है, इंट्राडे क्लोजिंग ये आपके लिए दीप ये हो गया आपका। बिल्कुल, तो एग्जिस्टिंग पोजीशंस के लिए ध्यान रखना है, और स्पेशली अगर तेज़ी की पोजीशन है स्टॉप लॉस का डिसिप्लिन मेंटेन करना ज़रूरी है। नई पोजीशंस के लिए क्या सलाह दे रहे हैं सर? 11,600 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट कर सकते हैं आप निफ्टी। 11,425 375 325 फिलहाल तो मैं इतना ही देख रहा हूँ, इसके बियॉन्ड और गिरे तो फिर देखेंगे। 11,250 तक की जगह बनती है, लेकिन चांस कम है। मुझे ऐसा लगता है 11,325 11,300 350 25 इस रेंज में कहीं ना कहीं खरीदारी आनी चाहिए। कमजोरी रहेगी, पैनिक नहीं होगा। दोनों शब्दों में फ़र्क है, वीकनेस और पैनिक। कमजोरी और मतलब है ना एकदम वो क्या कहते हैं, डर भय, दोनों में फ़र्क है। कमज़ोर होंगे, डरेंगे नहीं। खरीदना है निफ्टी जो शूरवीर हैं, जो चांस लेना चाहते हैं और स्किल ट्रेडर्स हैं, स्क्रीन के सामने बैठते हैं। वो स्क्रीन कोई भी हो, चाहे जी बिजनेस की हो या फिर आपकी ट्रेडिंग स्क्रीन हो, जहां आपकी पैनी नज़र है कि मार्केट में क्या हो रहा है, जहां भी आपको ठीक लगे वहां बैठिए। 11,325 11,375 की रेंज में एक चांस ले सकते हैं, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। 11,250 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, 11,425 475 और 11,500 ये 3 टारगेट के लिए। बैंक निफ्टी शॉर्ट कर दें आप दीप। बैंक निफ्टी को शॉर्ट करना है 23,600, बहुत छोटा स्टॉप लॉस दिया मैंने क्योंकि आप गैप से नीचे खुलेंगे। 23,600 के स्टॉप लॉस से बेचे 23,100 23,000 22,950 22,850 ये टारगेट होंगे नीचे की तरफ के। और जो लोग खरीदना चाहते हैं बैंक निफ्टी को वो एक चांस ले लीजिए 22,850 से 23,000 की रेंज में। एक्चुअली 23,100 के नीचे से थोड़ा थोड़ा है ना डे ट्रेडर्स के लिए खरीदारी का माहौल बनता है, लेकिन अब वो इतना कॉन्फिडेंस है नहीं कि एग्जैक्टली क्या 23,100 पे ही ले लेना चाहिए या 23,000 तक का इंतज़ार करें, ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो लेना तो है तो सेफर साइड पे मैं 22,850 23,000 दूंगा, क्योंकि बैंक निफ्टी आमतौर पर आउट परफॉर्म करने की कोशिश करता है दोनों ही तरफ। तो हो सकता है गिरने में भी आगे रहे, हो सकता है क्या होगा ही। तो 22,750 के स्टॉप लॉस से लीजिए 23,075 23,225 और 23,450 मैक्सिमम। बस इतने ही लेवल्स हैं जिनके लिए आपको करनी है खरीदारी। सेक्टर्स जो नेगेटिव दिख रहे हैं मेटल्स और बैंक्स, ये इन 2 सेक्टर्स पे नज़र रखिए कमजोरी के लिहाज से। जी दीप, बिल्कुल, तो ये है आज का पूरा सेटअप और किस तरह से आपको नज़र रखनी चाहिए। 5 स्टॉक्स आज बैन में हैं। वोडाफोन आइडिया और कैनरा कल ऐड हो गए। वोडाफोन आइडिया तो नेचुरली होना ही था जिस तरह से एक्शन था। साथ ही इंडिया बुल्स, पीएनबी और एस्कॉट्स ये बैन में एग्जिस्ट कर रहे हैं। सर, वायदा कारोबार के संकेत और स्पेशली जो फंड एक्शन हुआ है उसको कैसे देखना चाहिए? कल तो एफआईएस बल्कि नेगेटिव है, थोड़ा डीआईएस की तरफ से सहारा था। खराब।
हाथ खींच लिया एफआईएस ने। देखो कल ही मैं बात कर रहा था कि नेगेटिव हो गए हैं संकेत एफआईएस के, और आज आपको साफ दिख रहे हैं 771 करोड़ की बिकवाली एफआईएस की तरफ से इंडेक्स में है, 1175 करोड़ की बिकवाली स्टॉक्स में है। कल के सेशन में आप अब ये देखिए, इस आंकड़े को पढ़िए। जो लोग हैं ना वो व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड आंकड़ा घुमा रहे थे कि देखिए कैश मार्केट का वॉल्यूम कम हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उन्होंने डेटा देखा ही नहीं। बिना डेटा देखे आप कुछ भी अगर घुमाएंगे, 3 दिन का डेटा निकाल के करेंगे, देखिए अरे भाई 31 अगस्त को तो हाईएस्ट वॉल्यूम था पिछले महीने भर का, तो एक दिन के वॉल्यूम से आप थोड़ी निकाल। और उसी दिन अगर कोई बड़ी डील्स हुई है किसी भारतीय एयरटेल में या किसी स्टॉक्स में, तो आप उन आंकड़ों को कैसे कंपेयर करेंगे। लेकिन जो कंपेयर करने वाला आंकड़ा वो मैं बताता हूँ। कैश में बिकवाली 8 करोड़ की है और 1175 करोड़ के स्टॉक बेचे। अब यहाँ पर आप कहिए कि कैश में बेचना मुश्किल है एफआईएस के लिए भी, क्योंकि डिलीवरी बेस्ड सेलिंग करना आसान काम नहीं है। इसलिए पहले आप स्टॉक फ्यूचर्स में बेच दें जो स्टॉक्स लिक्विड है। यहाँ पर आपको 100, 10, 20, 50 शेयर करके बेचने होते हैं, वहाँ लोट बिकता है, करेक्ट। तो इसलिए एफआईएस करते हैं क्या, जब भी उनको बेचना होता है पहले वो फ्यूचर्स में बेचेंगे और महीने के एंड में पोजीशन रिवर्स कर लेंगे, उनकी डिलीवरी उतर जाएगी, फ्यूचर्स में काट लेंगे, भाव तो सेम होने। सिमिलरली इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि जब आप मार्केट का ट्रेंड, एफआईएस का ट्रेंड पता करने की कोशिश करें तो पहले एक्शन वायदा कारोबार में होता है, फिर कैश मार्केट में होता है। और कल से ही वायदा कारोबार में हमें समझ में आ रहा था कि एफआईएस बिकवाली के मूड में आ रहे हैं। और आप अब कल का आंकड़ा देखिए, आज आपको समझ में आ जाएगा कि एफआईएस ने वाकई में वायदा कारोबार में बेचना शुरू किया। तो एक जो बड़ा पॉजिटिव फैक्टर था बाजार के लिए सपोर्ट के लिहाज से एफआईएस की खरीदारी का, वो कहीं ठंडा पड़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन इनके सामने घरेलू फंड, उन्होंने 120 करोड़ की ही खरीदारी की है, लेकिन बेचना उन्होंने रोका है। इनके आंकड़े न्यूट्रल है। 2500 करोड़ से ज़्यादा के इंडेक्स ऑप्शंस खरीदे हैं एफआईएस की तरफ से। ये डेटा न्यूट्रल है, न्यूट्रल से हल्के से नेगेटिव साइड पर, क्योंकि सबसे ज़्यादा खरीदारी जो एफआईएस की तरफ से हुई है दीप, वो पुट में हुई है। अब पुट खरीदना अच्छी बात तो है नहीं, हेजिंग के लिहाज से ही खरीद रहे हैं। तो भले ही 2500 करोड़ की वायदा कारोबार की ऑप्शंस की खरीदारी के आंकड़े से कूदने न लगे, और इतना ले लिया एफआईएस ने। लिया क्या है वो भी तो देखिए। पुट लेना कोई अच्छी बात थोड़ी है, लो तो कॉल लो, आप कॉल लो तो हमें भी लगेगा कि आप तेजी करने के मूड में हो, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये आंकड़े भी राहत देने वाले हैं नहीं। अब आइए आप वायदा कारोबार के आंकड़ों की तरफ। 11,500, देखिए आज वीकली सीरीज की शुरुआत है, डेटा बहुत कम है, तो अच्छी बात है कि मार्केट लाइट है, हल्का है, बहुत पोजीशन है नहीं। 11,500 पर 12 लाख शेयर हैं और 11,400 पे भी 12 लाख शेयर पुट में, तो कोई बहुत ज़्यादा डेटा है नहीं, न कोई बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। तो डेटा में न निफ्टी में कुछ ज़्यादा है, न बैंक निफ्टी में कुछ ज़्यादा है, बहुत ही कम डेटा, तो नहीं के बराबर। इसलिए जो लेवल्स मैंने आपको दिए हैं वो आप ध्यान में रख लीजिए, बस सिंपल उतना ही ध्यान रखिए। एक ही चीज़ फिर से अब मेरी कॉमेंट्री खत्म कर रहा हूँ, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, डरिए मत, घबराइए मत, रणछोड़ दास नहीं बनना है, लेकिन नींद में भी नहीं रहना है कुंभकर्ण की तरह कि सोए हुए 6 महीने बाद जागेंगे। दोनों चीज़ ध्यान में रखिए, न कुंभकर्ण बनना है, न रणछोड़ दास बनना है। सावधान रहना है। मार्केट में आए, पैसा लगाया है, ऐसे मतलब आराम से आंखें खुली रखनी है, सिंपल। क्या हो रहा है देश दुनिया में वो नज़र रखनी है और उसकी सावधानी अपने को रखनी है। होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। उतना ही काम करें, उतना ही खाएं जितना आराम से पचा पाएँ। जितना पचा पाएँ उससे कम खाएंगे तो और भी अच्छा, हेल्थ मेंटेन रहेगी, फिट रहेंगे। बस बिल्कुल फिट रहना है, मार्केट में एक्टिव रहना है, थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट बढ़ा के ट्रेड करना है, और अगर चाहें तो इस समय थोड़ा कैपिटल प्रिजर्वेशन पर भी फोकस करिए। चलिए, ये तो रहा पूरे सेटअप का विश्लेषण और किस तरह से एक्शन बन सकता है। हमारे एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उससे पहले हमारी रिसर्च टीम हमारे साथ है बताने के लिए कौन से स्टॉक्स पर आज आपको नजर रखनी चाहिए। संदीप, साथ ही मानसी और आशीष हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस समय। गुड मॉर्निंग संदीप, बताइए आज के कुछ अहम ट्रिगर्स और खबरों वाले स्टॉक्स कौन से हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले रिजल्ट्स की बात करें जो आज आएंगे, वायदा बाजार के स्टॉक्स तो डिस्कस हो गए, लेकिन कैश सेगमेंट में जुबलेंट लाइफ साइंसेज, सीमेंट, एनएलसी इंडिया, रेपको होम फाइनेंस, फ्यूचर रिटेल और गुडियर इंडिया, इनके रिजल्ट्स आएंगे, इन पे फोकस करना होगा। वोडाफोन आइडिया आज फोकस में रहेगा। 2 दिन में काफी अच्छी तेजी बन चुकी है इस एंटीसिपेशन में कि आज जो बोर्ड बैठक होने वाली है उसमें कई सारे विकल्प हैं जिसके जरिए पूंजी जुटाने के ऊपर बोर्ड विचार करेगा। और इसमें कल नाम आ रहे थे कि वेरिजोन और अमेजोन का भी शायद इनके और बड़ा निवेश हो सकता है, $400 करोड़ का। उस खबरों का वोडाफोन ने खंडन कर दिया है। आईटीसी, इस पे नजर रखिए, 3 सब्सिडरी कंपनियों को खुद में मर्ज करने पर आज बोर्ड विचार करेगा, तो ये स्टॉक भी फोकस में रहेगा। साउथ इंडियन बैंक, इसके क्यूआईपी या तो फिर जो बाकी विकल्प है उसके जरिए पूंजी जुटाने पर बोर्ड विचार करेगा। एडीएफ फूड्स प्रमोटर्स को कन्वर्टेबल वारंट्स जारी करने पर आज बोर्ड की बैठक होने वाली है। और आपको बता दें एक नई एंट्री हो रही है मेन बोर्ड में, वेलिएंट ऑर्गेनिक्स। ये स्टॉक है जो कि पहले बीएसई एसएमई लिस्ट में था,
आज ये मेन बोर्ड में शामिल हो रहा है, इसकी लिस्टिंग मेन बोर्ड पे होगी और बी ग्रुप कैटेगरी में स्टॉक शामिल होता हुआ दिखेगा। कुछ नतीजों की बात करें जो कल बाजार बंद होने के बाद आए, जुआरी एग्रोकेमिकल्स नंबर्स खराब हैं। सेल्स आप देखेंगे तो 46.5% घटी है, कामकाजी मुनाफे में 62% का ड्रॉप है। मार्जिन जो 2-2.25% थे वो घटकर 1.5% हो गए और घाटा हालांकि कम हुआ है 23%, लेकिन फिर भी करीब 95 करोड़ रुपए के आसपास के लॉस के नंबर इस कंपनी ने पोस्ट किए हैं। पनेशिया बायोटेक नंबर्स यहां भी कमजोर है, 5% सेल जरूर बढ़ी है लेकिन कामकाजी मुनाफा 3.5% घटा है। जो मार्जिन 18.5% थे वो घटकर 17% के नीचे चले गए और घाटा बढ़ता हुआ दिखा है, 26.5 करोड़ वाला 33 करोड़ आया है, करीब 25% के आसपास का जंप है यहाँ पे घाटे में। एमएसटीसी यहाँ पे कंपनी मुनाफे से घाटे में आती हुई दिखी है, सेल्स 47.5% घटी है। कामकाजी फ्रंट पे भी आप देखें तो घाटा ही आता हुआ दिखा है, 5.8 करोड़ के मुकाबले 6.1 करोड़ का, और लॉस आया है करीब 2.25 करोड़ का 4.5 करोड़ रुपए के मुनाफे के सामने। एसआर शिपिंग नंबर्स यहाँ पे भी कमजोर है, 57% इनकी सेल्स में ड्रॉप आता हुआ दिखा है। अबिडा 47% घटा है, जो मार्जिन 30% थे वो बढ़कर जरूर 37% हुए हैं लेकिन घाटा बढ़ता हुआ दिखा। 4 गुना का जंप है, आप देखें घाटे में करीब 26 करोड़ का घाटा था वो घटकर 103.2 करोड़ होता हुआ दिखा है। और आखिर में जुबिलेंट इंडस्ट्रीज, ये कंपनी भी आप देखें तो मुनाफे से घाटे में आती हुई दिखी है, 38% सेल्स घटी है, कामकाजी मुनाफा 76% का ड्रॉप है। जो मार्जिन 12% वाले थे वो घटकर 5% पर रह गए और 9.5 करोड़ वाला जो मुनाफा था वो अब 3 करोड़ के घाटे में तब्दील हो चुका है। ओके, तो कई सारे मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं जहां पर फोकस रहेगा नतीजों के दम पर। मानसी, आप बताइए आपके पास कौन से स्टॉक्स हैं लिस्ट में? गुड मॉर्निंग। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग दीपांशु। यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूनाइटेड ब्रूवरीज, एडिको, खैतान जैसी कंपनियों पर नजर रखें क्योंकि दिल्ली में ट्रायल बेसिस पर 9 सितंबर से बार और पब्स खुलने जा रहे हैं। 9 से 30 सितंबर तक बार और पब खुले रहेंगे। उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और अब पब, बार, रेस्टोरेंट और होटल्स में लिकर सर्व करने की इजाजत मिलती हुई 9 सितंबर से देखने को मिली है। सेल पर नजर रखें, नतीजों पर बोर्ड बैठक जो है कंपनी की टलती दिखी है। अब अगली जो बोर्ड बैठक है 10 सितंबर को होगी और 10 सितंबर को नतीजे आते हुए दिखेंगे। अल्कार्गो लॉजिस्टिक्स कंपनी अंतर्राष्ट्रीय कारोबार को यूरोपियन एक्सचेंज पर लिस्ट करने की योजना बना रही है जिसके चलते फोकस में रहेगा। केसी इंटरनेशनल ऑर्डर की खबर मिली है, कंपनी को 1400 करोड़ के नए ऑर्डर्स मिलते हुए दिखे हैं। कावेरी सीड लिमिटेड, पबराई इन्वेस्टमेंट फंड और धांधो इंडिया जीरो फी फंड ने हिस्सेदारी 7.2% से घटाकर 5.21% कर दी है। वहीं शेवियत पर नजर रखें, 8 सितंबर को बायबैक को लेकर कंपनी एक बोर्ड बैठक करने जा रही है। इनसाइडर ट्रेड्स, जमुना ऑटो पर प्रमोटर मैप ऑटो ने सितंबर 1 को 64,867 शेयर्स खरीदे हैं। वहीं महिंद्रा हॉलिडेज एंड रिजॉर्ट्स पर भी आज फोकस रहेगा क्योंकि इनाम ग्रुप के साथ कंपनी 7 सितंबर को बोर्ड एक मीटिंग करने जा रही है जिसके चलते ये फोकस में रहेगा। ओके, तो ये तो रहे खबरों वाले स्टॉक्स। चलिए अब जान लेते हैं कि आज ब्रोकरेजेस का क्या कहना है एफआईआर में। गुड मॉर्निंग आशीष, बताइए क्या रिपोर्ट्स हैं आपके पास? गुड मॉर्निंग दीपांशु। नतीजों के बाद ढेर सारी रिपोर्ट्स आती हुई दिखी। सबसे पहले पेज इंडस्ट्रीज, यहाँ पर कल नतीजा आए हुए थे। गोल्डमैन सैक्स की अगर आप देखें तो काफ़ी नेगेटिव रिपोर्ट आई है। कल की क्लोजिंग 19,140 रुपये है, लेकिन गोल्डमैन सैक्स ने बिकवाली किराए को बरकरार रखा है 12,119 रुपये के लक्ष्य के लिए। और इन्होंने ईपीएस के अनुमान में भी अगर आप देखें तो इस वित्त वर्ष में 25% की कटौती की और ये मान रहे कि जो बिक्री आंकड़े हैं बेहद कमजोर देखने को मिले और जो नतीजे हैं वो भी अनुमान से कमजोर है जिसके चलते स्टॉक पर नेगेटिव हैं। जुबिलेंट फूडवर्क्स पर अगर आप देखें तो क्लासिक बुल वर्सेस बेयर वाला केस नजर आ रहा है क्योंकि यहाँ पर सीएलएस ने तो रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है, यहाँ पर आउट परफॉर्म की रेटिंग को बदलकर अब ये अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं। लेकिन लग जो है 2090 रुपये से बढ़ाकर 2245 कर दिया है, 2290 कल की क्लोजिंग है। और ये कह रहे कि कंपनी की अगर वैल्यूएशंस अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा महंगे, जिसके चलते मान रहे कि छोटी अवधि में ज़्यादा अपसाइड एक्सपेक्टेड नहीं है। लेकिन सिटी पॉजिटिव है, स्टॉक पर खरीदारी किराए को बरकरार रखा है और लक्ष्य जो है 1755 से बढ़ाकर 2565 रुपये कर दिया है। और ये कह रहे कि नतीजे ठीक ठाक देखने को मिले थे और कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो कुछ टेलविंड्स सामने नजर आ रही हैं जिसके चलते इन्होंने ईपीएस के अनुमान में 16 से 20% की बढ़ोतरी की है। इन्फोसिस लगातार एक्शन में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर 2 ब्रोकरेज हाउस की पॉजिटिव रिपोर्ट्स आई है। मैक्वारी ने आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य 910 से बढ़ाकर 1130 कर दिया, 935 कल की क्लोजिंग है। मान रहे कि इस वित्त वर्ष ईपीएस में करीब 1 से 1.5% की बढ़त देखने को मिल सकती है। और अन्य आईटी कंपनियों के मुकाबले अगर आप देखें तो मार्केट शेयर में भी अच्छे गेन देखने को मिले हैं। सिटी भी पॉजिटिव है, खरीदारी किराए को बरकरार रखे हुए 1000 रुपये के लक्ष्य के लिए।
इसके अलावा अगर आप देखें तो मेटल स्टॉक्स में भी एक्शन भरपूर है। सेल पर एक नेगेटिव रिपोर्ट आई है मॉर्गन स्टैनली की, जहां पर अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 43 रुपए के लक्ष्य के लिए। 42 कल की क्लोजिंग है और ये मान रहे हैं कि अगर सालाना आधार पर देखें तो बिक्री के आंकड़े अच्छे हैं, लेकिन महीने दर महीने कमजोर नजर आ रहे हैं और जो कर्ज बढ़ा हुआ है वो भी कहीं ना कहीं एक चिंता का कारण है। JSPL पर मैक्वायरी की रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 268 रुपए के लक्ष्य के लिए। 221 जो है कल की क्लोजिंग है और ये कह रहे हैं कि वॉल्यूम में बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली है और आगे जाकर जो गाइडेंस है वो भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। अदानी पोर्ट्स पर हम देख रहे हैं लगातार पॉजिटिव रिपोर्ट्स आ रही हैं। आज जेफरीज की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 415 रुपए के लक्ष्य के लिए। और आज के लिए आखिरी रिपोर्ट है क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण पर, CLSC की रिपोर्ट है, जहां पर रेटिंग की शुरुआत की गई है और खरीदारी की राय के साथ ब्रोकरेज हाउस ने कवरेज शुरू की 840 रुपए के लक्ष्य के लिए। 685 जो है कल की क्लोजिंग है। कह रही कि बैलेंस शीट अगर आप देखें तो अन्य कंपनियों के हिसाब से थोड़ी सी मजबूत नजर आ रही है। कंपनी ने लॉकडाउन में कोरोना वायरस के चलते अपने आप को काफी बेहतर पोजीशनिंग रखी हुई है और माइक्रो फाइनेंस में अगर आप देखें तो ये स्टॉक इन्हें पसंद आ रहा है। ओके, तो ये है वो तमाम रिपोर्ट्स जिन पर आज रहेगा एक्शन। और आइए एक्शन की करते हैं शुरुआत पे कवर डे के बिगुल के साथ। और आपको शुरुआत करूं उससे पहले बता दें कि बंसल जी आज आपको एक बड़ी खास बात बताने वाले हैं। बंसल जी ने ये कहा है कि भाई वो एक ऐसी रिसर्च और चैनल चेक करके आए, एक कमोडिटीज़ का दाम हफ्ते 10 दिन में 5 गुना हो गया है, ऐसा कुछ बताने वाले हैं। तो बंसल जी ऐसा कुछ हुआ है वाकई में, या आप खाली हमें ऐसा मतलब एंगेज करने के लिए कर रहे हैं? कुछ ऐसा वाकई में हुआ है? देखिए, पहले तो अनिल जी सुप्रभात आपको, दीपांशु को। देखिए अनिल जी, अभी आपकी कमेंट्री सुन रहा था, आपने बोला था सचेत रहना है, रणछोड़ दास नहीं बनना है। तो अनिल जी बिल्कुल रणछोड़ दास नहीं है हम लोग। हाँ। अनिल जी एक कमोडिटी जो आपके दिल के बहुत करीब है। हाँ। देखिए स्पेसिफिकली आपके दिल के बहुत करीब है और अच्छा। कम से कम 2 बार आप उस कमोडिटी को अपने हाथों से टच करते हैं अनिल जी, और उसके भाव अनिल जी दुगने से ज्यादा हो गए हैं पिछले 7 दिनों के अंदर। तो अनिल जी आपका भी एक टेस्ट लेना चाहता हूं मैं और व्यूअर्स का भी कि वो कमोडिटी कौन सी है। अनिल जी देखिए मार्केट में तो हड़कंप मचा हुआ है, आप भी बैंक निफ्टी में सचेत रहने की राय दे रहे हैं, सेल की कॉल आ रही है आपकी। तो एक कमोडिटी अनिल जी डबल से ऊपर हो गई अनिल जी, और किसी ने उसको कवर नहीं करा और आपके दिल के करीब है। तो अनिल जी उस पर मैं आपके व्यूज, आपके कमेंट चाहता हूँ। अगर आपको समय चाहिए तो समय लीजिए, बट उसका उत्तर अनिल जी मस्ती की पाठशाला से पहले चाहिए अनिल जी। नहीं, समय तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि बार बार टच करने वाले 2 कमोडिटीज तो मेरे हाथ में दिख रही है, गोल्ड और सिल्वर, लेकिन ये डबल तो नहीं हुए। तो कुछ तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहे हैं। तो चलिए मैं अपना समय लूंगा, और नहीं समय ले पाया तो मैं फिर है ना बंसल जी के सामने सरेंडर कर दूंगा। बंसल जी आप जीते, बताइए, ऐसा मैं कहूँगा आपको, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। मैं इतने जल्दी हार मानने वालों में तो हूँ नहीं, आप तो अच्छे से जानते हैं, आप तो पहले दिन से ही जानते हैं कुणाल जी, राकेश जी खास तौर से, कि मैं इतना जल्दी हार मानने वालों में तो हूँ नहीं, और वागले साहब भी कई सालों से मुझे जानते ही हैं। तो आइए करते हैं शुभ शुरुआत अपनी पिक्स के साथ। बंसल जी बताइए। देखिए अनिल जी मेरी पिक है भारती इंफ्राटेल, और मुझे लगता है कि भारती इंफ्राटेल इस ग्लोबल टर्मोइल से एकदम बच के रहेगा। बड़े चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकआउट इसके अंदर देखने को मिला है, तो यहाँ पर मेरी खरीदारी की राय है 209, 209 का स्टॉप लॉस है, 238 के टारगेट के लिए भारती इंफ्राटेल को खरीदने की राय है। ओके, भारतीय इंफ्राटेल में करें तेजी, ये है आपकी राय। आइए कुणाल जी से भी पूछते हैं उनका शेयर। कुणाल जी सुप्रभात, बताएं सर। अनिल जी देखिए, आज सुप्रभात नहीं, आज आपको सादर प्रणाम है अनिल जी आपको। और उसकी वजह यह है कि अनिल जी कल शिक्षक दिवस है और आपने शिक्षक की भांति अनिल जी हम लोगों को काफी कुछ सिखाया है, तो इसके लिए आपको शत प्रणाम है अनिल जी आज सवेरे। गुड मॉर्निंग, और साथ ही आपको बहुत बहुत बधाई शिक्षक दिवस की अनिल जी। जी नहीं कुणाल जी, ये आपका बड़प्पन है कि आप ऐसा मानते हैं, लेकिन बाकी तो ये बात सच है कि हम सब लोग एक दूसरे से बहुत कुछ सीख रहे हैं, बहुत कुछ हम एक दूसरे से सीखने की कोशिश करते हैं। तो आपको ही उतना ही नमन, उतना ही प्रणाम आप सब लोगों को। आप सब लोगों से मैं क्या क्या नहीं सीखता हूँ आप लोगों को पता भी नहीं है। मैं बहुत कुछ सीख गया हूँ आप लोगों से, और मैं चुपचाप सीखते रहता हूँ। हाँ ये ज़रूर है कि आप कह देते हैं, शायद मैं कहता नहीं, लेकिन
कई चीज़ें मैंने वागले साहब से सीखी, आशिम मदान जी तो स्प्रेड सिखा कर गए हैं, बंसल जी ने हंसना मुस्कुराना और ज़्यादा सिखाया है, मतलब ये बड़ा दिल कैसे रखें, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप हर वक्त हर किसी से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। मैं सुमित जी से सीखता हूँ कि कैसे यंग रहा जाए, तो मतलब ऐसा नहीं है कि आपको सीखने के लिए मतलब बड़ा या छोटा होना जरूरी है। तो आप सबको भी बहुत बहुत शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। कल है लेकिन हम आज ही मना रहे हैं क्योंकि कल बाजार बंद है, तो आप सबको शुभकामनाएं। बताएं कुणाल जी आपका स्टॉक ऑफ द डे। जी सर। अनिल जी देखिए, एक शेयर है जो कई सालों की अपनी निद्रा में से जागा कल के ट्रेड में और इसमें एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ है। अनिल जी मुझे नहीं लगता कि ये स्टॉक बाजार से रिलेटेड है। ये शेयर जो अभी टेलीकॉम में एक बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है, पूरा एक चेंज हो रहा है पूरे सेक्टर में, उसका इफेक्ट स्टॉक में आता हुआ दिख रहा है। स्टॉक का नाम है एबी कैपिटल, जिसमें कि एक बड़ा ब्रेकआउट कल के ट्रेड में हमने देखा और साथ ही जिस तरह के रिकॉर्ड वॉल्यूम पिछले कुछ दिनों में इसमें आए हैं, मुझे लगता है कि स्टॉक में आपको एक बहुत बड़े काले बादल जो कि स्टॉक पर थे वो छटते हुए नजर आ रहे हैं। स्टॉक में आपको बड़ी री रेटिंग देखने को मिलेगी। एबी कैपिटल ने कल एक ब्रेकआउट दिया है 67 रुपीस के ऊपर, तो यहां पर इन स्तरों पर मेरी खरीदारी की राय है। 67 से थोड़ा नीचे अपने कंफर्ट के हिसाब से स्टॉप लॉस रखें। मुझे लगता है कि स्टॉक 85 की ओर कूच कर रहा है, तो पहला टारगेट 80 रुपए मान करके बाय करें, 85 दूसरा टारगेट होगा। एबी कैपिटल में आज सवेरे मेरी खरीदारी की राय। ओके, 80 और 85 के टारगेट के लिए आदित्य बिरला कैपिटल, और इस स्टॉक के लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद और मतलब आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो ज़िंदगी में मैंने रिकमेंड किया जिनमें मैं बहुत ज़्यादा गलत पड़ा हूं। उनमें से एक ये है। मेरे ख्याल से मैं पौने 200 रुपये के आसपास से लगातार रिकमेंड करते आया था। उसके बाद फिर मैंने 125 रुपये में दम तोड़ दिया। उसके बाद मैंने फिर कभी रिकमेंड नहीं किया, लेकिन वहाँ से भी और नीचे आया। तो कुछ एक ऐसा स्टॉक था टाटा मोटर्स, जो 250-250 रुपये से काफ़ी रिकमेंड किया। कई बार होता है आप अच्छा ग्रुप, अच्छी कंपनी, अच्छा बिजनेस आउटलुक देखकर कोई शेयर सोचते हैं लेकिन गलत पड़ता है। तो टीचर्स डे पे ये भी सीखना ज़रूरी है कि जहाँ हम गलत पढ़ें वहाँ मान लें और उसको सुधारने की कोशिश करें। तो आदित्य बिरला कैपिटल वो हमेशा दिल में कहीं ना कहीं टीस है मेरे कि इस स्टॉक में मैं कैसे गलत पड़ गया, लेकिन होता है। अब सीख रहे हैं तो अच्छा है। आपने रिकमेंड किया तो मुझे लगा कि काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिन्होंने मेरे बोलने पे कई साल पहले खरीदा है, उनके लिए हल्की रिलीफ तो है ही कम से कम। आइए वागले साहब, गुड मॉर्निंग सर, बताएं आपका स्टॉक ऑफ द डे। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। मेरा स्टॉक ऑफ द डे वही है जो मैंने कल आखिरी सेशन में, लास्ट सेशन में कवर किया था, वो है बायोकॉन। जिस तरह से 420-421 का एक क्रूशियल रेजिस्टेंस बायोकॉन ने ब्रेक किया है, मुझे लगता है आज अगर ये 420 के नीचे जाता नहीं है, ओपनिंग में जो वीकनेस आने वाली है, तो मुझे लगता है आज और कल में ये आउट परफॉर्म करेगा, आज और मंडे को। स्टॉप लॉस मेरा 419 का होगा, 420 से 1 रुपए नीचे, और 441 तक के अपसाइड में देख रहा हूं। 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में ये मूव आ सकती है। ओके, तो ये है आपके लिए बायोकॉन में खरीदारी करने की राय। आइए सचिन जी हमारे साथ हैं। सचिन जी बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी यहाँ पर खरीदारी करनी है डॉक्टर रेड्डीज इस पर्टिकुलर शेयर में। जिस तरीके से पिछले 3 हफ्ते के गिरावट के बाद ये हफ्ता काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है। वीकली चार्ट पे अगर हम देखें तो वहाँ पर एक बुलिश हैमर काइंड ऑफ फॉर्मेशन है, एंड जिस तरीके से डेली स्ट्रक्चर है वहाँ पर ऑलरेडी एक ब्रेकआउट एस्टैब्लिश हुआ है अपने फॉलिंग वेज फॉर्मेशन से। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर अगर ये गिरावट सुबह मिल जाती है, वो एक अच्छा मौका होगा ये पर्टिकुलर स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रखने के लिए, ट्रेडिंग एंड पोजिशनल के लिहाज से। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 4340 का, शॉर्ट टर्म टारगेट होगा अराउंड 4550 का। बट मेरी एक्सपेक्टेशन है कि अगले हफ्ते तक 4640, 4700 ये पर्टिकुलर लेवल्स भी आने चाहिए जिस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है आउट परफॉर्मेंस होगी अगले हफ्ते के लिए। तो यहाँ पे खरीद के रखना है डॉक्टर रेड्डीज 4340 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, डॉक्टर रेड्डी में करें तेजी, ये है राय आपके लिए सचिन जी की तरफ से आती हुई। डॉक्टर रेड्डीज तो कमाल का स्टॉक है, भागे जा रहा है बड़ी मजबूती के साथ। आइए सिमी जी से भी करते हैं बात, लेते हैं उनका पिक ऑफ द डे। सिमी जी गुड मॉर्निंग, बताएं मैम। गुड मॉर्निंग अनिल जी, मेरा पिक ऑफ द डे है वोल्टास, जिसमें खरीदारी करने का सलाह होगा। 647 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 670 का पहला टारगेट, 682 का दूसरा टारगेट के लिए वोल्टास को खरीदेंगे आज के दिन। ओके, 670, 682, 670, 682 ये 2 लेवल हैं जिसके लिए वोल्टास में करनी है खरीदारी। सिद्धार्थ सैदानी साहब भी हमारे साथ हैं। सिद्धार्थ जी सुप्रभात,
बताएं सर, आपको क्या पसंद है आज? सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु, और हैप्पी टीचर्स डे अनिल जी। आपसे बहुत कुछ सीखने मिला और बहुत कुछ सीखा हूँ। और मैं तो अपने ट्विटर हैंडल में लिखता हूँ कि स्टूडेंट ऑफ इक्विटीज, तो सीखते रहने का ही काम है इक्विटीज माने। तो मैं समझता हूँ कि आज का जो स्टॉक पिक ऑफ द डे के हिसाब से जो मैं लेके आया हूँ, वो ऐसा प्रोडक्ट है जो दौड़ाता है, और वो कंपनी है बाटा। जी हाँ, जैसे बाटा के प्रोडक्ट दौड़ाते हैं वैसे ही मार्केट भी दौड़ेगा आने वाले 2-3 सालों में। तो मुझे लगता है कि बाटा पे खरीदारी करनी चाहिए 1600 के टारगेट के लिए। और ई कॉमर्स में बहुत अग्रसर हो रही है, बहुत अग्रेसिव है, प्रोडक्ट मिक्स बहुत शानदार है, साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी एक्सपैंड हो रहा है। ये एक गलत चीज बहुत जन पाल के रखते हैं कि ये स्कूल शूज बनाने वाली कंपनी है। नहीं, ये बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सभी के लिए बनाती है और सारे टाइप के प्रोडक्ट है। बाटा इंडिया पे खरीदारी करनी चाहिए 1600 रुपए के टारगेट के लिए निवेश की राय। ओके, तो बाटा ये है वो स्टॉक जहां पर करें खरीदारी। कल 10 की कमाई में भी बाटा का स्टॉक आया था, मेरे ख्याल से शुभम जी की तरफ से कल या परसों में आता हुआ दिखा था। तो ये बेहतरीन फंडामेंटल वाली पिक है जहां पर आपको खरीदारी करने का मौका। आइए कुछ स्टॉक्स जहां पर अब एक्शन भरपूर है उसी को बात आगे बढ़ जाए। वोडाफोन आइडिया जो कल का स्टार ऑफ द डे। आज दो खबरें हैं। पहला, बोर्ड बैठक है और इस बोर्ड बैठक में विचार किया जाएगा फंड जुटाने के विकल्पों पर। आपको क्या क्या देखना है इस बोर्ड बैठक में बता दूं। पहला, कितना फंड जुटाने की बात कर रहे हैं, और दूसरा, क्या कोई वाकई में इन्वेस्टर तैयार है जिनके नाम पर चर्चा हुई कि ये इतना पैसा लगाने को तैयार है। देखिए, अगर इन्वेस्टर्स के नाम, रुचि ये सामने आ जाए तब तो बात ये लगे मज़ा ही आ जाएगा। अमाउंट बड़ा है तो भी मज़ा ही आ जाएगा, या खाली बोर्ड मंजूरी दे के हम 10,000, 15,000, 20,000 करोड़ रुपए जुटाएंगे और आगे इन्वेस्टर तलाशेंगे तो फिर ठीक ठाक है। मतलब फिर आपके प्राइस में आ चुका है 25% बढ़ने के बाद। पहली चीज़ तो ये हो गई जिस पर आपको आज नज़र रखनी है। दूसरी चीज़, कल जिस वजह से स्टॉक भागा, एक तो आज की बोर्ड बैठक और दूसरा ये था कि अमेजोन या वेरिजोन यहाँ पर स्टेक खरीद सकता है, जो हुआ नहीं, जो खंडन आ गया कंपनी का कि ऐसा कोई इरादा नहीं है। अब इन दो चीज़ों के बीच में तीसरी चीज़ एक और होगी, और वो ये कि एफएनओ बैन में आ गया। अब इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बंसल जी आपको पूरी राय देनी है आइडिया पर, बताएं सर। देखिए अनिल जी, टेक्निकल रुझान बढ़िया है, बट जैसा अभी आपने बोला कि क्या इन्वेस्टर का नाम, अनिल जी मुझे नहीं लगता, ये सब अभी स्पेकुलेशंस हैं। अभी इन्वेस्टर का नाम पे कोई क्लैरिटी नहीं है। मेरी राय में तो अनिल जी खरीदारी यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट पे करनी चाहिए। वोडाफोन थोड़ा सा ओवर हीटेड है इन शॉर्ट टर्म, और बैंक के अंदर भी आ गया। तो एज ऑफ नाउ शॉर्ट टर्म के लिए तो अनिल जी पिक मेरा इस पे से भारतीय इंफ्राटेल रहेगा, बट वोडाफोन पे राय निवेश की है। अगर स्टॉक में करेक्शन आती है अनिल जी, मीटिंग है और बैंक के अंदर है, करेक्शन पे खरीदारी की राय है। इन स्तरों पर, जिन स्तरों पे क्लोजिंग हुई है उन स्तरों पे मेरी लेने की राय नहीं है। अगर हल्का फुल्की सी करेक्शन आती है तो खरीदे वोडाफोन आइडिया को। हल्का फुल्के से करेक्शन क्या, 2 रुपए का करेक्शन या 20% का? देखिए अनिल जी, 2 रुपए का करेक्शन तो अनिल जी मुझे लगता नहीं है आएगा। मेरा ऐसा मानना है कि 11 रुपए 40 पैसे, 11 रुपए 50 पैसे के स्तर मिल जाएं तो वो अच्छे स्तर हैं स्टॉक को बाय करने के लिए। हाँ, बस वही 2 रुपए का करेक्शन और 20% दोनों सेम ही है। वोडाफोन के लिए 11-12 रुपए वाला स्टॉक है। मेरे को बंसल जी से लेवल निकलवाने थे, वो मैंने निकलवा लिए, लेकिन मुझे सुमित जी से निकलवाना है उनका पसंदीदा स्टॉक। सुमित जी बताएं आपका पिक ऑफ द डे। नमस्कार अनिल जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो टीचर्स डे पे सबको मार्केट्स को मेरा प्रणाम, और सभी बड़े बुजुर्गों को मेरा प्रणाम टीचर्स डे के ऊपर। तो मेरा प्रणाम स्वीकार करें सब लोग। और जहां तक पिक का सवाल है तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मार्केट ये आवाज सुमित जी, ये आवाज हम तक, सुमित जी ये आपने जो बड़े बुजुर्ग कहा, ये आवाज हम तक पहुंची नहीं, कोई सुन नहीं पाया। न मैंने सुना, न हमारे पैनलिस्ट ने किसी ने सुना। हाँ, कोई बड़े बुजुर्ग दर्शक होंगे आपसे, उन्होंने जरूर सुना होगा, हमने तो किसी ने नहीं सुना। कुणाल जी, आपने सुना बड़े बुजुर्ग जिनको प्रणाम किया इन्होंने? नहीं अनिल जी, मैं अनिल जी, मुझे ये लगा बुजुर्गों ने सुना होगा अनिल जी। यहाँ तो कोई बुजुर्ग है नहीं अनिल जी, तो यहाँ किसी अब मेरे को समझ में आया अब मुझे समझ में आया कि इनके यंग रहने का राज क्या है सुमित जी का। मैं अभी थोड़ी देर पहले बोला कि सुमित जी से यंग रहना सीखना चाहिए।
यंग रहना सीख के रहने के लिए कोई आपको योगा रोज करने की, भागने दौड़ने की जरूरत नहीं है। बाकी लोगों को आप अपने से बड़ा और बुजुर्ग बना दो, आप अपने आप यंग हो गए। वाह सुमित जी, आपका फॉर्मूला कमाल का है, गजब है भाई साहब। आपने सबको प्रणाम कर दिया, साथ में दीप को भी कर दिया, तो ये जोरदार काम किया। अच्छा बताइए सर, आपका पिक ऑफ द डे। जी सुमित जी। नहीं अनिल जी नहीं, मुझे लगा ही था कि आप लोग इस वर्ड पे एकदम रिएक्ट करोगे। तो बड़े बुजुर्गों से मेरा मतलब ये नहीं है कि कोई बूढ़े को मैं बोल रहा हूँ, बस बड़ों को मेरा प्रणाम। और मार्केट से रेगुलरली सीखते रहना चाहिए और मार्केट से सीखिए। बहुत लोग स्टॉप लॉस हिट होने पे बुरा मानते हैं, तो उसमें बुरा नहीं मानना है। लोगों को स्टॉप लॉस से सीखना चाहिए और पैसा कमाने का ट्रिक सीखना चाहिए, यही मेरा सलाह रहेगा लोगों के लिए। अब जहां तक अनिल जी पिक ऑफ द डे का सवाल है, पिक ऑफ द डे में मैंने सेल साइड का स्टॉक चुना है और परसों भी मैंने एचडीएफसी में सेल दिया था। मेरे को ऐसा लग रहा है कि एचडीएफसी यहां से एक गिरावट दिखा सकता है। एचडीएफसी के अंदर यहां से एक फॉल देखना चाहिए। स्टॉक में लास्ट 3 दिनों से एवरीडे नए लो बने हैं। लास्ट 2 दिनों में मार्केट ने थोड़ा सा रिबाउंड दिखाया, लेकिन एचडीएफसी ने रिबाउंड नहीं दिखाया। एचडीएफसी और भी गिरावट दिखा सकता है। 1800 का लेवल आज टूटेगा और नीचे में 1770 से लेकर 1750 तक के लेवल एचडीएफसी में देखने को मिलेंगे। तो ये स्टॉक में इस हफ्ते में हमने सेल साइड का व्यू दिया और अभी हम मेंटेन रखते हैं 1770 से लेकर 1750 के टारगेट्स के लिए। आज एचडीएफसी में बिकवाली करके काम कीजिएगा। चलिए, तो एकमात्र इसलिए यंग और एग्रेसिव होने का इम्पैक्ट दिखता है सुमित जी में। एकमात्र शॉर्ट कॉल आज का पिक ऑफ द डे में सुमित जी की तरफ से एचडीएफसी में बिकवाली करने की राय।